तो ये जो सपोर्ट मटेरियल है, सहायक सामग्री है, ये भी इफेक्ट करती है किसको? इफेक्टिव टीचिंग को। इफेक्टिव टीचिंग को इफेक्ट करने वाला ये भी एक इंपॉर्टेंट कारक है। तो सबसे जो अध्यापक है वो पढ़ा रहा था हमारे पास कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अगर ग्लोब होगा तो बच्चे इजिली और लंबे समय तक याद रख पाएंगे कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट है टोटल। और उनके हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आने वाले पेपर नंबर 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने अभी यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू किया है। अगर हम देखें टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण क्षमता में टोटल 6 चैप्टर हैं। अभी तक हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम देखें, हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में शिक्षण के अवधारणा से लेके मुख्य आवश्यकताओं को जाना। आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि हमारे पास लर्नर, हमें कौन कौन से लर्नर को पढ़ना है, एडोलिसेंट एंड अडल्ट लर्नर को। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एडोलिसेंट और अडल्ट लर्नर में शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से क्या बदलाव होते हैं, या इस स्टेज में उनमें क्या क्या डेवलपमेंट होती है। फिर हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंस और इंडिविजुअल डिफरेंस से जुड़े हुए अन्य तथ्य। उसके बाद हमने ये जान लिया कि हमारे पास लर्नर में विशेषताएं हैं, डिफरेंट लर्नर हैं। तो एक इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो, उसके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने देखा कि कुछ स्टेप है जिसे फॉलो करके हम टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। वैसे ही गैगने की थ्योरी पढ़ के हमने जाना कि डिफरेंट चरण को अगर हम फॉलो करेंगे तो एक टीचिंग कैसी हो जाएगी? इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट पूरा कर दिया है। इसकी भी आपको आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। इसमें चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। अब देखिए ये एक पूरी की पूरी क्लासरूम है। अगर हम देखिए क्लासरूम में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो अध्यापक है, टीचर है, शिक्षार्थी है, लर्नर है, उसके अलावा स्पोर्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल हो गया हमारे पास। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी होगी, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया हमारे पास, और इंस्टीट्यूशन हो गया हमारे पास। तो देखिए टीचर, लर्नर, स्पोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं, शिक्षण वातावरण एंड संस्थान। तो इतने सारे फैक्टर हमारे को पढ़ने हैं, क्योंकि ये सभी फैक्टर कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करते हैं? हमारे शिक्षण को। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षण को कई कारक प्रभावित करते हैं। वैसे तो जो सीधे तौर पे भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, शिक्षण शिक्षार्थी प्रक्रिया को। तो वो फैक्टर हमने देखिए अभी कौन कौन से है। शिक्षक है, शिक्षार्थी है, सहायक सामग्री है, शैक्षणिक सुविधाएं हैं, शिक्षण वातावरण है, स्थानिक नीतियां हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज है। कितने बार को पढ़ने हैं तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, शिक्षक से संबंधित कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो किसको इफेक्ट करते हैं? शिक्षक को, टीचर को, ताकि वो एक इफेक्टिव टीचिंग कर सके। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज। उन्हें क्या होनी चाहिए? शिक्षक को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, ताकि वो क्लैरिटी से और कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पढ़ा सके, उनके हर सवालों के जवाब को वो कैटर कर सके। दूसरा आता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। तो शिक्षक को ऐसी शिक्षा देनी है बच्चे को ताकि उन शिक्षा का यूज करके वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके और डिसीजन मेकिंग में भी वो हेल्प ले सके। ठीक है, बच्चे उन टीचर की शिक्षा का। दूसरा आता है हमारे पास प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यवसायिक दृष्टिकोण। इसमें क्या करना है? व्यवसायिक दृष्टिकोण में क्या होगा कि ताकि वो अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध हो, टाइम पे क्लास में आए, पढ़ाए। उसके अलावा बच्चों में उत्साह भर सके। ऐसा ना हो कि बच्चा क्लास में सो रहा है, वो बच्चे को उत्साहित कर सके पढ़ने के प्रति। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास, फोर्थ आता है हमारे पास टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल। तो शिक्षक को अपनी एक ही टीचिंग स्किल नहीं रखनी है, एक ही मेथड नहीं रखना है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें अपना मेथड चेंज करना होता है। जैसे बच्चे की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग मेथड यूज किया जाएगा। समय समय पे वो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सके। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्तिगत कौशल। अब देखिए बच्चे की नीड को भी उसे समझना है शिक्षक को। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसे बैठ के सॉल्व करनी है, बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है बच्चे के साथ। 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपनी बात भी रख सके और बच्चे की बात भी वो सुन सके। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, अब इसमें क्या करना है? सतत सीखना है। ऐसा नहीं होगा कि टीचर समझे कि मैंने एक बार पढ़ लिया मुझे आता है, नहीं। उसे क्या करना है? अपने में सुधार करना है। ट्रेनिंग अपने में सुधार करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके समय समय पे बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट में भी और निखार लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैक्टर रिलेटेड टू टीचर।
फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, शिक्षक से संबंधित कारक। द टीचर प्ले सेंट्रल रोल इन टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर पढ़े अभी हमने पढ़े सब्जेक्ट नॉलेज, विषय ज्ञान। किसी भी शिक्षक को विषय वस्तु में निपुणता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तो वो कैसे पढ़ाएगा, आत्मविश्वास से पढ़ाएगा। ठीक है, टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल, वो ऐसे मेथड का यूज करे जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, अपनी मर्जी से नहीं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लास में शोर है फिर वो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, कम्युनिकेशन जरूरी है, टू वे प्रोसेस है ना ये, तो कम्युनिकेशन जरूरी है। प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यवसायिक दृष्टिकोण, कमिटेड टू टीचिंग, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। समय पे आए, क्लासरूम में समय पे आए, कक्षा के टाइम पीरियड पे आए वो। ठीक है, उसके साथ वो पढ़ाए भी, इधर उधर की बातें ना करे, पढ़ाए भी। एडेप्टेबिलिटी, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग वो अपने टीचिंग मेथड को यूज करे, बच्चों में उत्साह भरे। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा क्लास में सोया हुआ है, उसे सोया ही रहने दिया जाए, उसे उत्साहित करे ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे कम्युनिकेशन में, पढ़ाई में उसका ध्यान हो। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। अब जो ऐसी शिक्षा देनी है, सिर्फ किताबी ही ज्ञान नहीं देना है, ऐसी शिक्षा देनी है जिससे वो अपने समस्या सुलझा सके, रियल लाइफ की डिसीजन ले सके। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्तिगत स्किल, इससे में क्या करना है, मेल मिलाप करना है छात्रों से। ठीक है, बच्चे के ऊपर नजर भी रखनी है कि उसे कोई समस्या है तो उस समस्या को सुनना है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में वातावरण बनाना है, इंक्लूसिव वातावरण बनाना है। कंटिन्यूस लर्निंग, सतत सीखना। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि शिक्षक को अपने ऊपर अति आत्मविश्वास आ जाए कि अब उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो निरंतर सीखता जाए, अपने पेशे में क्या करता जाए, सुधार करता जाए, प्रशिक्षण में क्या ले, वो भागीदारी ले। ठीक है, तो ये थे हमारे पास किससे जुड़े हुए फैक्टर, टीचर से। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, शिक्षार्थी से संबंधित कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो शिक्षार्थी की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पढ़ा था, तो इंडिविजुअल डिफरेंस कंप्लीट इसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक और बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारे पास संज्ञानात्मक क्षमताएं, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो देखिए, हर छात्र का आईक्यू अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, याद करने की क्षमता उसकी अलग अलग होती है, तो ये भी इफेक्ट करता है किसको, लर्नर के सीखने को। ठीक है, लर्निंग स्टाइल, अब देखिए, किसी को सुन के याद होता है, किसी को देख के याद होता है, किसी को सुन के और देख के लंबे समय तक याद रहता है, तो ये भी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है लर्नर्स का। मोटिवेशन, अब सब में मोटिवेशन अलग अलग होती है। किसी को अंदर से ही खुद से मोटिवेशन होती है कि हमें पढ़ना है, किसी को भारी मोटिवेशन देनी पड़ती है कि पढ़िए। ठीक है, तो सब में मोटिवेशन का भी अलग अलग सोर्स होते हैं। इमोशनल स्टेट, सब में इमोशनल स्टेट भी अलग अलग होती है। कोई फ्रीली होकर पढ़ता है, कोई स्ट्रेस में पढ़ता है। ठीक है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ी लेट से समझता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्नर के सीखने में। फिर आता है कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड। देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी इफेक्ट करती है लर्नर के सीखने पर। उसके बाद आता है हमारे पास प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो देखिए, पूर्व ज्ञान किसी का स्ट्रांग होता है तो उसको नई जो चीजें है वो जल्दी समझ आ जाती है, इजिली समझ आ जाती है। कोई भूल जाता है तो उसको फिर से लर्न करवाना पड़ता है, तो वो फिर पार्टिसिपेट करता है किसमें, लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो जो हर लर्नर है वो दूसरे लर्नर से भिन्न है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो देखिए, हमने कौन सा पढ़ा अभी, फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, शिक्षार्थी से संबंधित कारक। तो देखिए, शिक्षार्थी की विशेषताएं और तत्परता शिक्षण परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो जो लर्नर है वो भी इफेक्ट करता है एक इफेक्टिव टीचिंग को। कैसे, कौन कौन से कारक पढ़े अभी हमने पढ़ा संज्ञानात्मक क्षमताएं, कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें क्या क्या आ जाता है, आईक्यू सबका क्या होता है, अलग हो जाता है। समझने की क्षमता सबकी अलग होती है। रीजनिंग, थिंकिंग सबकी क्या होती है, अलग होती है। जो रीजनिंग स्किल है सबकी वो क्या होती है, अलग होती है। लर्निंग स्टाइल, शिक्षण शैलियां, किसी को देख के लंबे समय तक याद रहता है, किसी को सुन के याद रहता है, किसी को सुन के और देख के दोनों तरीके से याद रहता है लंबे समय तक। मोटिवेशन, सीखने वालों में देखिए, मोटिवेशन जो शिक्षार्थी है, कईयों में खुद से ही होता है कि हमें पढ़ना है, कईयों में भारी तौर पे बोलना पड़ता है कि पढ़िए, तो ये भी सबका क्या होता है, अलग होता है। इमोशनल स्टेट, कोई तनाव में होता है, किसी में आत्मविश्वास होता है, किसी में कमी होती है आत्मविश्वास की, कोई अपना खुद से मूल्यांकन कर लेता है कि कमी कहां पर है। ठीक है, तो टीचर को, शिक्षक को ये सब कुछ मैनेज करते हुए लर्नर को पढ़ाना होता है। फिर आता है कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड। अगर हम देखें, जो लर्नर है उसके ऊपर फैमिली का इफेक्ट पड़ता है, उसकी कम्युनिटी का इफेक्ट पड़ता है, उसके कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस समाज में, जिस परिवार में वो रहता है, जिस संस्कृति में वो रहता है, उसका इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पर। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का क्या मतलब है कि पूर्व ज्ञान कईयों में इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो नई चीजें है वो जल्दी और इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है हमारे पास लर्नर से जुड़े हुए कारक, जिससे क्या इफेक्ट होती है, एक टीचिंग
इफेक्ट होती है। ठीक है, देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर रिलेटेड टू स्पोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री से संबंधित कारक। तो ये जो स्पोर्ट मटेरियल है, सहायक सामग्री है, ये भी इफेक्ट करती है किसको, इफेक्टिव टीचिंग को। इफेक्टिव टीचिंग को इफेक्ट करने वाला ये भी एक इंपॉर्टेंट कारक है। तो सबसे पहले आती है उपलब्धता। अब देखिए, मान लीजिए जो अध्यापक है वो पढ़ा रहा था हमारे पास कॉन्टिनेंट के बारे में, तो अगर ग्लोब होगा तो बच्चे इजिली और लंबे समय तक याद रख पाएंगे कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट है टोटल, और उनकी लोकेशन को भी। ठीक है, अगला आता है हमारे पास रेलेवेंस, प्रासंगिकता। अब मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है हमारे पास कॉन्टिनेंट के बारे में, ग्लोब ना हो के यहाँ पर हमारा फुटबॉल हो तो वो भी है, वो भी देखने में तो गोल ही है, लेकिन उस पर कॉन्टिनेंट कहाँ बने होंगे। तो जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ी हुई सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसी के लाइन पे वो सामग्री होनी चाहिए। तीसरा आता है क्वालिटी। अब मान लीजिए कक्षा में स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, उसमें साउंड ना आए, अच्छे ढंग से वो दिखे ना, ब्लर दिखे, तो उसका भी क्या फायदा, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, जो बुक्स है उसमें भी जो लिखा हुआ होना चाहिए कंटेंट, वो करेक्ट होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो नई नई टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करें ताकि बच्चों को लंबे समय तक और अच्छे ढंग से याद हो सके। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सके, वो ऑडियो विजुअल जितनी भी एड है उनका वो उचित ढंग से यूज कर सके, होनी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा फैक्टर रिलेटेड टू स्पोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री से संबंधित कारक। सहायक सामग्री शिक्षक प्रक्रिया को बेहतर और आकर्षित बनाने के लिए क्या करती है, काम करती है। ठीक है, वो क्या करती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करती है, वो एक्सेसिबल करती है और एंगेजिंग करती है बच्चों के लिए। तो कौन कौन से कारक है, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, पाठ्य पुस्तक हो हमारे पास, बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जा सके। उसके अलावा जो भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर स्टडी मटेरियल वो सामग्री होनी चाहिए। प्रासंगिकता, रेलेवेंस, इसमें होना चाहिए कि जो टीचर ने पढ़ाया उससे जुड़ी हुई सामग्री हो। ठीक है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, सामग्री कुछ और उपलब्ध है, तो वो बात नहीं बनेगी। फिर आता है क्वालिटी, गुणवत्ता। गुणवत्ता में क्या होगा हमारे पास, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए जो भी कंटेंट होगा। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया का यूज करें हम, ई बुक्स होती है हमारे पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म है कितने, उन सब का यूज करके, स्मार्ट बोर्ड है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर हैं जिनका यूज किया जा सकता है टेक्नोलॉजी में, ताकि बच्चे को जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सके, वो एंगेज हो सके, वो लगन से सीख सके, उसका जो ध्यान है वो सीखने की तरफ ज्यादा हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित कारक। अब देखिए शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित कारक क्या हो गए, कक्षा का सेटअप, क्लासरूम कैसे सेटअप हो, ऐसा ना हो कि कक्षा में बिल्कुल एक भी विंडो नहीं हो, विंडो होनी चाहिए, लाइटिंग पूरी होनी चाहिए, बेंचेस होने चाहिए, बेंचेस भी एकदम सटे हुए नहीं होने चाहिए, थोड़ा उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, कक्षा में सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो क्या होगी, जो टीचिंग है वो कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। टेक्नोलॉजिकल टूल्स, तो ये भी हमने पीछे भी देखा कि टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर यूज करना है, अकॉर्डिंग टू दी बच्चे की नीड यूज करना है। लेबोरेटरी होनी चाहिए हमारे पास, लैब होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, ताकि बच्चे नए नए प्रयोग कर सके, जो बुक्स में लिखा है उन प्रयोगों को अप्लाई भी कर सके वो। ठीक है, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके लाइब्रेरी में बैठ के, उन्हें कोई बुक्स की कमी है तो वो ले सके वो। ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल वो देख भी सके, वो सुन भी सके। तो ये भी हमारे पास क्या करती है, टीचिंग को अफेक्ट करती है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास फैक्टर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जो अभी हमने पढ़ा, ये भी क्या करता है, टीचिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। क्लासरूम सेटअप, अगर हमारे पास कक्षा में बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, रोशनी नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे, वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल टूल, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, बच्चों की पहुंच ज्यादा हो सके अपने सब्जेक्ट तक। लेबोरेटरी, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, जो जो उन्होंने पढ़े, उस जो प्रयोग उन्होंने अपनी बुक्स में पढ़े उन प्रयोग को वो कर भी सके। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, व्यवहार में ला सके अपने। लाइब्रेरी रिसोर्स, पुस्तकें हो सके, पत्रिकाएं, ऑनलाइन डेटाबेस की उपलब्धता हो, ताकि वो दुनियादारी से भी जुड़ सके। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड में जैसे चार्ट हो गया, वीडियोस होगी, प्रेजेंटेशन होगी, ताकि उनकी कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी है वो कैसी हो सके, बेटर हो सके। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट, अध्ययन वातावरण से संबंधित कारक। अब देखिए अध्ययन वातावरण से संबंधित कौन कौन से कारक है, भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, कि हमारी जो स्कूल है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, जो हमारा कॉलेज है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, वहां साफ सफाई है चारों तरफ, तो ये भी मैटर करता है इफेक्टिव टीचिंग पे। उसके बाद आता है हमारे पास मानसिक वातावरण। मानसिक वातावरण कैसा है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, दोनों का इफेक्ट करता है किसको, इफेक्टिव टीचिंग को। देन आता है हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। तो कक्षा प्रबंधन भी जरूरी है, ऐसा ना हो कि क्लास में गंद पड़ा हुआ है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो मैनेजमेंट होना चाहिए कक्षा का। ठीक है, इंक्लूसिविटी यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन या स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हमारी कक्षा में या स्कूल में
उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। रैंप हो, जैसे मान लीजिए कोई चल ना पाता हो तो उसके लिए रैंप हो ताकि वो भी स्कूल पहुंच सके, ठीक है। पीयर इंटरेक्शन ऐसा ना हो कि कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हो, तो सहपाठी के बीच में क्या होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने कौन सा पढ़ा अभी, फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट, अध्ययन वातावरण से संबंधित कारक। देखिए अनुकूल अध्ययन और के लिए क्या जरूरी है, बेहतर वातावरण जरूरी है, सबकी भागीदारी जरूरी है ताकि हमारा जो परिणाम है वो भी बेहतर आए। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण साफ सुथरा हो, सुव्यवस्थित हो, कक्षा में जो सेटिंग होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एनकरेज करने वाला हो, टीचर भी एनकरेज करे और बच्चे खुद भी एनकरेज हो। उसका रहता है मानसिक वातावरण, ये हमने देख लिया। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लियर रूल्स होने चाहिए हमारे पास, डिस्क्रप्शन जो हमारे पास कम होनी चाहिए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। पीयर इंटरेक्शन में टीम वर्क के तहत काम किया जा सके, ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, टीम वर्क में काम करे। पीयर लर्निंग, क्योंकि वो एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। इंक्लूसिविटी में क्या होगा कि हर विद्यार्थी के, हर शिक्षार्थी का सम्मान हो, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या हो, वहां पर उपलब्धता हो, टीचर के भी और स्टूडेंट के भी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या आता है हमारे पास, फैक्टर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, संस्थान की नीतियों से संबंधित कारक। तो देखिए समय समय पर सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी क्या डिसाइड करती है, हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड करती है, ताकि जो हमारी पुस्तकें हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड हो, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ देयर लाइफ हो, ताकि वो लाइफ में इनको पढ़ के कुछ बन सके, ठीक है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को वो पूरा कर सके। तो क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम का एक उचित ढंग से डिजाइन किया जाता है कमेटी के द्वारा। उसके बाद आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब देखिए मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ही ना मिले, ना टीचर को मिले, ना स्टूडेंट को मिले, तो कैसे एक टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग होगी। तो सपोर्ट भी किसका जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर आता है पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, नीतियां और नियमावली। तो पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज ऐसी हो, देखिए समय पे आना हो, पॉलिसी बनाई जाए कि इतने समय पे टीचर को स्कूल में पहुंचना है, इतने समय पे वो जाएगा। उसके अलावा क्लासरूम में कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इफेक्ट करता है किसको, हमारी टीचिंग को, इफेक्टिव टीचिंग को। वर्कलोड मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि टीचर के ऊपर, एक ही टीचर को सारा का सारा काम दे दिया है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट हो ताकि सभी मिलजुल के और इफेक्टिव वे में टीचिंग कर सके। पेशेवर विकास के अवसर, अब क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि टीचर के समय समय पे जैसे टीचर ट्रेनिंग होती है ताकि वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके, ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, पीटीएम होता है हमारे पास, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें भी क्या बनाई जाती है, उसमें भी आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हमने अभी कौन सा पढ़ा, संस्थान की नीतियों से संबंधित कारक। संस्थान की नीतियां और समर्थन प्रणाली शिक्षण पर क्या डालती है, इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो देखिए करिकुलम डिजाइन, पाठ्यक्रम डिजाइन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, शिक्षकों के लिए संसाधनों का, प्रशिक्षण का, मार्गदर्शन की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, साथ में स्टूडेंट को भी सपोर्ट मिले एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद पॉलिसीज एंड रेगुलेशन में क्या हो सकता है, पॉलिसीज एंड रेगुलेशन ऐसी बनाई जानी चाहिए कि शिक्षक टाइम पे आए, स्टूडेंट साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, तो यानी कि पॉलिसीज बनानी है, कुछ रेगुलेशन बनाने हैं, नियम बनाने हैं कुछ, ठीक है। वर्कलोड मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए कि टीचिंग को बैलेंस करते करते बाकी काम भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करानी है उनको, तो सारा का सारा मैनेज होना चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाए बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाई जाए, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई जाए, किसके लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा पीटीएम भी होती है हमारे पास, जिसमें पेरेंट्स और टीचर भागीदारी लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात करके, सहयोग करके वो क्या करते हैं, एक किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और नए नए आइडिया लगा सकते हैं कि टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, कौन कौन से हमने पढ़ा, शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं, शिक्षण वातावरण और संस्थान। तो ये हमने सारे के सारे आज कवर कर दिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।